Hello students, welcome back to my YouTube channel Let's Learn with Dr. Sarita. स्टूडेंट्स, अभी हम लोग खनिज लवण के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। इससे पिछले वीडियो में, दो वीडियो में भी हम लोगों ने खनिज लवण के बारे में समझा था कि खनिज लवण क्या है। पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा था खनिज लवण का क्लासिफिकेशन किन आधारों पर किया जाता है और किस प्रकार से कौन कौन से खनिज लवण किस में आते हैं, कौन से गौण हैं और कौन से मुख्य हैं, है ना। अब हम और दूसरे वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जो मुख्य खनिज लवण हैं उनके बारे में देखा था कि हमने देखा था कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, ये सब सल्फर हमारे शरीर में क्या काम करते हैं और उनकी कमी से क्या क्या रोग होते हैं। हम लोगों ने कैल्सिफिकेशन के बारे में समझा था। हम लोगों ने समझा कि बोले क्या होता है, रिकेट्स क्या है, ऑस्टियोमेलेसिया, ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में हम लोगों ने जाना, हमने टिटेनी के बारे में जाना, एडिसन रोग के बारे में जाना, ओडीमा के बारे में जाना। तो ये सब तो थे वो मुख्य जो खनिज लवण है उनकी कमी से होने वाले परेशानियाँ थी, रोग थे, ठीक है। तो वो क्यों होते वो हमने समझा। हमारे शरीर में कितनी मात्रा में मुख्य खनिज लवण की आवश्यकता है ये भी हम लोग जान चुके हैं। अब हम लोग गौण खनिज लवण के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, समझेंगे कि गौण खनिज लवण क्या है। गौण खनिज लवण की बहुत ही अल्प मात्रा में ज़रूरत होती है, लेकिन वो जो ये अल्प मात्रा है वो अति आवश्यक है। अगर ये नहीं है तो शरीर में बहुत सारे जो शरीर के अंदरूनी क्रियाएं हैं वो नहीं, एंजाइम्स की क्रिया नहीं होंगी, हार्मोन्स की क्रिया नहीं होंगी, हमारे शरीर में चयापचय की क्रियाएं नहीं होंगी, बहुत सारी क्रियाएं बाधित हो जाएंगी। तो चलिए हम देखते हैं कि जो गौण खनिज लवण है जिसको कि माइक्रो मिनरल्स कहते हैं वो क्या है। लोहा है, आयोडीन है, मैग्नीज है, तांबा, कोबाल्ट, जिंक, फ्लोरीन, ब्रोमियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, क्रोमियम, निकेल आदि कई प्रकार के हैं। जहाँ हमने शुरू में ही डिस्कस किया था कि 24 प्रकार के खनिज लवण हमारे शरीर में पाए जाते हैं, जिसमें से कि जो मुख्य गौण है, गौण खनिज लवण, उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो जो अगर मुख्य की बात करें गौण खनिज लवण में तो सबसे पहले किसका नाम आता है, आयरन का नाम आता है। और आप जानते हैं कि आयरन की कमी से कौन सी डिजीज़ होती है, बहुत ही पॉपुलर है, महिलाओं में होती है, लड़कियों में होती है मोस्टली। क्या है वो बता सकते हैं आप? अनीमिया। अनीमिया के बारे में सुना है आप लोगों ने? तो अनीमिया आयरन की कमी से ही तो होती है। इससे पहले हम लोग जो वाइटमिन्स पढ़ रहे थे तभी हमने डिस्कस किया था कितने प्रकार की अनीमिया होती है ना। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया, हमने कई प्रकार के एनीमिया की बात करी थी। ठीक है, आप जाके वाइटमिन्स वाला चैप्टर भी देख लेंगे, बहुत सारे डिजीज़ उसमें भी क्लियर हो जाएंगे कि किस पोषक तत्व की कमी से कौन सी बीमारी हो रही है। तो चलिए हम यहाँ पे माइक्रो मिनरल्स की बात करते हैं, जिसको कि ट्रेस मिनरल्स भी कहते हैं, सूक्ष्म खनिज लवण भी कहते हैं और गौण खनिज लवण भी कहते हैं। गौण क्योंकि अल्प मात्रा में इसकी इसकी बहुत ही अल्प मात्रा में ज़रूरत होती है, ठीक है, लेकिन ज़रूरत होती है ये मतलब बिल्कुल कंपल्सरी है कि होना ही चाहिए, ठीक है। अब लोहा की हम बात कर लेते हैं। पहला है लोहा, ठीक है। लोहा क्या है? लोहा एक अमात्रिक मतलब अल्प मात्रिक खनिज तत्व है, खनिज लवण है। शरीर में इसकी बहुत ही कम मात्रा की आवश्यकता होती है, बहुत ही कम मात्रा की आवश्यकता होती है, ठीक है। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में लगभग 4 से 5 ग्राम लोह लवण होता है। कितना होता है स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में? तो 4 से 5 ग्राम, लोग नहीं, लोह लवण, लोह लवण, लोह लवण की आवश्यकता होती है, ठीक है। शरीर में कुल लोह लवण कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है? तो देखिए, हमारे जो रक्त होता है, ब्लड है, ब्लड में 70% लोह लवण है, मांसपेशियों में 4% लोह लवण है, यकृत, अस्थि मज्जा, लीवर और बोन मेरो की बात कर ले, किडनी की बात कर ले तो वहाँ 25% है, ठीक है। 25% कुल जो भी लोह लवण हमारे शरीर में पाए जाते हैं 4 से 5 ग्राम, उसका डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार से है। 70 ग्राम हमारे रक्त में, 4% 70% हमारे रक्त में, 4% हमारे मांसपेशियों में, 25% यकृत, अस्थि मज्जा और गुर्दे में, और 1% पाया जाता है प्लाज्मा ऑक्सीकरण और इंजाइम्स में। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में भी तो खर्च होते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे शरीर में लोह लवण का डिस्ट्रीब्यूशन है कि कितना लोह लवण कहाँ कहाँ, कितना कितना परसेंट कहाँ कहाँ पाया जाता है, ठीक है। लोह लवण की अधिक, अब जो लोह लवण जो है प्रोटीन के साथ संयुक्त रूप से कहाँ काम करता है? जो हमारे जो प्रोटीन के साथ संयुक्त कहाँ होता है? होमोग्लोबिन में। होमोग्लोबिन में जो लोह लवण पाया जाता है वो प्रोटीन के साथ होता है ना। हिम मीन्स लोहा, ग्लोबिन मीन्स प्रोटीन। तो रक्त में जो पाया जाएगा वो हेमोग्लोबिन के रूप में पाया जाता है। तो रक्त में हेमोग्लोबिन के रूप में लोहा पाया जाता है। मांसपेशियों में तो मायोसिन के रूप में पाया जाता है। आप ये इसको नोट डाउन करते जाइए कॉपी पे कि मांसपेशियों में जो लोहा पाया जाता है वो मायोग्लोबिन के रूप में पाया जाता है। मायोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है, ठीक है, उसमें पाया जाता है। यकृत और अस्थि मज्जा और बोन मेरो में, गुर्दों में ये 25% है। प्लाज्मा तथा ऑक्सीकरण इंजाइम्स
के द्वारा भी हमारे शरीर में डिस्ट्रीब्यूशन इसका होता है। तो आप देख लीजिए जो रक्त है वो रक्त में लोहा किस रूप में पाया जाता है? हीमोग्लोबिन के रूप में, ठीक है। मांसपेशियों में मायोग्लोबिन के रूप में, है ना, सहायक है। हमारे शरीर में आयरन क्या क्या कार्य करता है, लोहा क्या कार्य करता है? तो लोहा हीमोग्लोबिन बना रहा है हमारे शरीर में। हीमोग्लोबिन, लोहा के अभाव में हीमोग्लोबिन नहीं बन सकता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन में ही दो प्रोडक्ट है। क्या है? एक है हीमो मीन्स लोहा और ग्लोबिन मीन्स प्रोटीन। तो दोनों के निर्माण से ही हीमोग्लोबिन बनता है। अगर हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में नहीं रहेगा तो रक्त की कमी हो जाएगी, और रक्त की कमी हो जाएगी तो अनीमिया डिजीज हो जाएगा, ठीक है, अनीमिया डिजीज हो जाएगा। दूसरा कार्य क्या है? ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड को आदान प्रदान करना। कहाँ आदान प्रदान करता है? तो हीमोग्लोबिन क्या काम करता है? ऑक्सीजन को क्या करता है? फेफड़ों से ले जाके ऊतकों में छोड़ता है, ठीक है, और ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड लाके वापस ये करता है फेफड़ों में छोड़ता है। तो इस प्रकार जो शुद्ध ऑक्सीजन है फेफड़ों से ले जाता है और ऊतकों में छोड़ता है, और वहाँ से जो ऊतक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं उसको ले जाकर वापस ये फेफड़ों तक पहुंचाता है, ठीक है। इस प्रक्रिया में क्या होता है? जब जब फेफड़ों से ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से मिलता है तो वो ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है। क्या बनाता है? ऑक्सी हेमोग्लोबिन। और उसको ले आके हेमोग्लोबिन क्या करता है? ऊतकों में छोड़ देता है, और वहाँ से क्या करता है? ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड लेगा जो उन्होंने रिलीज किया है और वापस लाके ऊतकों तो छोड़ देता है। इस प्रकार ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करता है हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन से मतलब लोहा से लीजिए कि लोहा आदान प्रदान करता है, ठीक है। उसके बाद क्या है? इंजाइम्स का निर्माण करता है। लोहा बहुत सारे हमारे शरीर में बहुत सारे इंजाइम्स के निर्माण में सहायक है, ठीक है। इंजाइम्स की जो क्रियाएं होती उसमें भाग लेता है। जैसे कि साइटोक्रोम्स है का निर्माण लोहा से ही होता है। एक इंजाइम है साइटो जो श्वसन प्रक्रिया में भाग लेने वाले, श्वसन प्रक्रिया में जो इंजाइम भाग लेता है साइटोक्रोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोक्रोम्स। उसको आप नोट डाउन कर लीजिए इस टर्म को, कि श्वसन प्रक्रिया में भाग लेने वाले इंजाइम साइटोक्रोम्स के निर्माण लोहा से ही होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है? एंटीबॉडीज बना रहा है हमारे शरीर में, एंटीबॉडी बनाता है जिससे हमारे प्रतिरक्षा तंत्र, जिसको हम कहते हैं हमारे ऊपर जो बाहरी आक्रमण होते हैं रोगों का, उससे बचाव होता है एंटीबॉडीज से, ठीक है। उसके बाद क्या है? ट्रांसफरेज का निर्माण कर रहा है। ट्रांसफरेज का निर्माण, ट्रांसफरेज क्या है? तो जो ब्लड में जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा में उपस्थित ट्रांसफरेज का निर्माण करता है, ठीक है। हमारे जो प्लाज्मा है उसमें ट्रांसफरेज पाया जाता है। इसका निर्माण किससे होता है? इसका निर्माण आयरन से ही होता है, लोहा से ही होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं, इस तो हमने फंक्शन देख लिया कि हीमोग्लोबिन का निर्माण कर रहा है हमारे शरीर में, जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान करता है, यानी कि फेफड़ों से ऑक्सीजन लेके ऊतकों में छोड़ता है और ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड लेके फेफड़ों तक पहुंचाता है। इंजाइम्स का निर्माण कर रहा है, एंटीबॉडीज का निर्माण कर रहा है, ट्रांसफरेन का निर्माण कर रहा है ना। अब हम देख लेते हैं इसकी कमी से क्या होता है। तो इसकी कमी से बहुत ही वेल नोन है। इसकी कमी से क्या होता है? तो बहुत प्रकार की अनीमिया होती है, जैसे कि हाइपोक्रोमिक एनीमिया होती है, हाइपोक्रोमिक माइकोसिटिक एनीमिया, ठीक है। हाइपोक्रोमिक माइकोसिटिक एनीमिया हो रही है, हीमोलाइटिक एनीमिया हो रही है। जो हाइपोक्रोमिक माइकोसिटिक एनीमिया है, तो ये क्या होता है? इसमें क्या होता है? हीमोग्लोबिन की रक्त में बहुत ही कमी हो जाती है। जो हमारा ब्लड है उसमें हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है? आरबीसी जो रेड ब्लड सेल है उसका साइज छोटा होता है, ठीक है। हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक एनीमिया में हमारे शरीर में जो रक्त है, रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है? रेड ब्लड सेल का साइज कम हो जाता है और उसका रंग भी हल्का हो जाता है। साइज तो कम होता ही है आरबीसी का, प्लस रंग भी हल्का हो जाता है। तो इसको क्या कहते हैं? इसको हाइपोक्रोमिक माइकोसिटिक एनीमिया कहते हैं। हीमोलाइटिक एनीमिया, हीमोलाइटिक एनीमिया में क्या होता है? जब लगातार रेड ब्लड सेल नष्ट होते रहता है तब हीमोलाइटिक एनीमिया हो जाता है। हमारे शरीर में आरबीसी रहता ही नहीं है, तब जब उससे एनीमिया होता है, आरबीसी के नहीं रहने से, रेड ब्लड सेल के नहीं रहने से, तब उस एनीमिया को क्या कहते हैं? हीमोलाइटिक एनीमिया, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि लोहा कहाँ से मिलता है। तो लोहा की प्राप्ति हमें, आयरन की प्राप्ति हमें यकृत से होता है, लीवर से, मांस से, मछली से, अंडे की जर्दी से बहुत मात्रा में मिलता है। हरे पत्तेदार सब्जियां, ये सब क्या है? इसके उत्तम स्रोत है। कौन कौन से उत्तम स्रोत है? तो यकृत, मांस, मछली, अंडा, अंडे की जर्दी, हरी पत्तेदार सब्जियां, ठीक है। और दाल, सूखे मेवे, गुड़ आदि में भी पाया जाता है। लेकिन कहाँ नहीं पाया जाता है? तो दूध में नहीं पाया जाता है। दूध क्या है? दूध इसका सबसे मतलब निकृष्ट
कहा जाता है ना, बिल्कुल खराब स्रोत है, दूध में ये नहीं पाया जाता है, ठीक है? बहुत ही अल्प मात्रा में, नहीं के बराबर पाया जाता है, तो दूध में लोहा नहीं होता है, ठीक है? तो इस प्रकार हमने देखा कि लोहे की कमी से कौन-कौन सी एनीमिया हो रही है, प्राप्ति की क्या साधन है, हमारे शरीर में क्या कार्य करता है, ठीक है? अब हम देखते हैं अवशोषण कहाँ होगा। तो लोहे का अवशोषण का माध्यम क्या है? भोजन के माध्यम से अवशोषण होता है। 3 तरह से लोहे का अवशोषण होता है। एक तो भोजन के माध्यम से अवशोषण होगा, ठीक है? भोजन के माध्यम से शरीर में संग्रहित, जो शरीर में संग्रह है उसके द्वारा, और हीमोग्लोबिन का जब विघटन होता है, टूटता है तब। हीमोग्लोबिन का विघटन कैसे होगा? हीमोग्लोबिन की जो आयु होती है 120 दिन होती है, ठीक है? 120 दिन के बाद ये अपने आप उसका विघटन हो जाता है, टूट जाता है ना? बर्बाद हो जाता है। तो लोहे का अवशोषण 3 तरह से होता है, ठीक है? हमारे शरीर में लोहे का अवशोषण 3 तरह से होता है। कैसे? भोजन के माध्यम से, शरीर में जो संग्रहित है तब, और हीमोग्लोबिन के टूटने से। देखिए, छोटी आंत में पाए जाने वाले फेरेटिन, एक प्रकार का एंजाइम है फेरेटिन, लोहे के अवशोषण पर नियंत्रित करता है, ठीक है? फेरेटिन जो एंजाइम है कहाँ पाया जाता है? छोटी आंत में। वो लोहे के अवशोषण पर नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। वो देखता है कि सही प्रकार से अवशोषण हो रहा है या नहीं, ठीक है? उस अवशोषण के बाद आयरन कहाँ, प्लाज्मा से निकलकर बोन मैरो में जाता है। जब लोहे का अवशोषण होता है तो पहले प्लाज्मा में जाता है, प्लाज्मा से निकल के बोन मैरो में जाता है, जहाँ हीमोग्लोबिन का संश्लेषण होता है, और वहीं प्लाज्मा में ही, हमारे बोन मैरो में ही तो हीमोग्लोबिन का संश्लेषण होता है, ठीक है? उसके बाद आरबीसी की आयु हमने पढ़ लिया, कि हमने समझ लिया कि आरबीसी की आयु क्या है? 120 दिन है। आरबीसी का विघटन जब होता है 120 दिन के बाद, तो वापस फिर हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। तो इस प्रकार लोहे का निर्माण 3 तरह से होता है। भोजन के माध्यम से होता है, शरीर में जो स्टोर है उसके तरह से, और हीमोग्लोबिन के विघटन से, ठीक है? अब हम देखते हैं लोहे का जो अवशोषण में विटामिन डी, लोहे का अवशोषण में और क्या सहायक है? तो लोहे के अवशोषण में विटामिन डी, विटामिन सी तथा आंतों का अम्लीय माध्यम, ये क्या होता है? सहायक होते हैं। हमने पहले पिछली वीडियो में भी देखा था कि कैल्शियम के अवशोषण में क्या सहायक होते हैं, क्या बाधक होते हैं। उसी प्रकार आयरन के अवशोषण में भी कुछ दिक सहायक होते हैं। तो सहायक होने वाली चीज़ों में क्या है? विटामिन सी है, विटामिन डी है, और जो आंतों का अम्लीय माध्यम है, जो एल्कलिन मोड है आंतों का, उसमें भी लोहे का अवशोषण अच्छे से, शीघ्रता से होता है। और क्या बाधा डालता है? तो फाइटेट लोहे के अवशोषण में बाधा डालता है। जो हमारे भोजन में, जो आहार में फाइटेट, अनाजों में जो फाइटेट पाया जाता है, वो लोहे के अनाजों के छिलके में पाया जाता है, वो लोहे के अवशोषण में बाधा डालते हैं, ठीक है? अब हम देख लेते हैं डेली रिक्वायरमेंट्स क्या है। रिक्वायरमेंट्स क्या है हमारे डेली आयरन की हमारे शरीर में? तो बच्चों का देखें, जन्म से 1 वर्ष के बच्चे का देखें तो क्या है, 1 mg प्रति जो शरीर का भार है, प्रति केजी भार, ठीक है? 1 mg प्रति शरीर के भार। जैसे कि अगर 5 केजी किसी का वजन है तो उसको 5 mg, छोटे बच्चों का किसी का 5 केजी वजन है तो उसको 5 mg लोहे की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार 1 से 6 वर्ष के बच्चे की बात करें तो 12 से 18 वर्ष, 6 से 12 वर्ष की बात करें तो 18 से 26, ये आपको याद करना होगा, ठीक है? और 13 से 18 वर्ष की बात करें तो 41 से 56 पर केजी वेट चाहिए। और 13 से 18 वर्ष की अगर लड़की की बात करें तो 28 से 30, पुरुष की बात करें तो एक एडल्ट पुरुष की बात करें तो उसको 28 mg, स्त्री की बात करें तो 30 mg, गर्भावस्था में 38 mg, और क्या चाहिए? धात्री अवस्था में यानी दूधपान अवस्था में 30 mg। आप देखिए सबसे ज़्यादा, मतलब अगर फीमेल की बात करें तो गर्भावस्था में चाहिए। क्यों चाहिए होता है? क्योंकि गर्भावस्था में जो गर्भ में बच्चा पल रहा होता है उसके लिए भी तो आयरन की ज़रूरत है। तो इसीलिए गर्भावस्था में किसी भी पोषक तत्व की आवश्यकता गर्भावस्था में बढ़ जाती है। और जितनी भी कंडीशन है, जितनी भी शारीरिक स्थिति हैं, उससे अपेक्षा सीधे 1.5 गुना हो जाती है पोषक तत्व की गर्भावस्था में आवश्यकता। तो ये हमने लोहा के बारे में देखा कि लोहा हमारे लिए किस प्रकार से यूजफुल है, कौन सी चीज़ उसके अवशोषण में बाधा डालते हैं और कौन सी चीज़ उसकी अवशोषण को बढ़ाते हैं। हमने देखा कि विटामिन डी, सी और आंतों का अम्लीय माध्यम लोहा के अवशोषण को बढ़ाता है, और क्या करता है, जो हमारे अनाजों में फाइटिक होता है वो लोहा के अवशोषण को घटाता है, मतलब रुकावट डालता है। प्लस हमने अनीमिया देखा कि अनीमिया लोहे की कमी से रेड ब्लड सेल की जब विघटन होता है तो क्या हो रहा है, और जब नहीं बन पा रहा है, बिल्कुल कमी हो जा रही है तो क्या हो रहा है, ठीक है?
अब हम आयोडीन के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो हमारा खनिज है वो आयोडीन है। तो आयोडीन की कितनी मात्रा हमारे शरीर में चाहिए, तो मानव शरीर में केवल 22 मिलीग्राम आयोडीन पाया जाता है। कितना पाया जाता है, सिर्फ मात्र 22 मिलीग्राम। पूरे शरीर भर का 22 मिलीग्राम ही हमारे शरीर में आयोडीन पाया जाता है, लेकिन बहुत ही नेसेसरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें से कि 15 मिलीग्राम केवल थायराइड ग्रंथि में पाया जाता है। आप जानते हैं ना कि आयोडीन की कमी से ही थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है, तब क्या होता है, गोइटर डिजीज होती है, जिसको कि घेंघा रोग कहते हैं। ठीक है, आयोडीन की कमी से क्या होता है, घेंघा रोग हो जाता है। तो आयोडीन इसलिए, और आयोडीन बच्चों की जो बुद्धि है, विकास है, कहते हैं ना कि आयोडीन युक्त नमक खाओ बुद्धि बढ़ाओ। तो आयोडीन युक्त जो नमक होता है वो बच्चों के मानसिक विकास के लिए बहुत ही नेसेसरी है। आयोडीन मानसिक विकास के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, देखिए आयोडीन कहाँ पाया जाता है, तो पत्ता गोभी, फूल गोभी और जो पत्ता गोभी, फूल गोभी, मूंगफली, राई आदि में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिसमें कि थायरोक्सिन हार्मोन की क्रिया में बाधा उत्पन्न करते हैं। ठीक है, और ये जो चीज़ें हैं, पत्ता गोभी, फूल गोभी, मूंगफली, राई, मूंगफली की छिलका, स्पेशली मूंगफली का जो आउटर लेयर होता है वो, उसमें जो तत्व पाए जाते हैं, और राई में जो तत्व पाए जाते हैं वो थायरोक्सिन हार्मोन की क्रियाशीलता में बाधा उत्पन्न करते हैं। और इन तत्वों जो बाधा उत्पन्न करते हैं, इन तत्वों को क्या कहा जाता है, गाइटोजेनस कहा जाता है, गाइटोजेनस कहा जाता है। ठीक है, जो भी तत्व आयोडीन के ऑब्जर्वेशन में और शोषण में बाधा उत्पन्न करते हैं और थायरोक्सिन हार्मोन की क्रियाशीलता में बाधा डालते हैं, उन तत्वों को क्या कहा जाता है, गाइटोजोनस, गाइटोजोनस तत्व कहा जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं आयोडीन के क्या कार्य है। आयोडीन बच्चों की शारीरिक और मानसिक विकास में सहायक होते हैं। ठीक है, आयोडीन की कमी से बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। फिर क्या कर रहा है, तो बीएमआई के चयापचय को नियंत्रित करता है। बीएमआई क्या है, बीएमआई को हम एक दिन एक स्पेशल क्लास ही लेंगे और आपको बताएंगे कि बीएमआई क्या होता है। ठीक है, जिसको कि बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं। तो उसको चयापचय को नियंत्रित करता है और बीएमआर को भी नियंत्रित करता है। ठीक है, नियंत्रित करने में सहायक है। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित करता है। और क्या कर रहा है, लैक्टेटिंग मदर यानी कि दूध पिलाने वाली माता के शरीर स्तन में दूध के निर्माण में भी सहायक है। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आयोडीन हमारे लिए कितने प्रकार से सहायक है, बच्चों के शारीरिक मानसिक विकास में सहायक है। ठीक है, बीएमआई और बीएमआर के को नियंत्रित करता है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को नियंत्रित करता है, और मदर्स के जो है जो मदर फीडिंग कराती हैं उनमें दूध का भी निर्माण करता है। आयोडीन की कमी का क्या होगा, घेंघा रोग हो जाएगा, किडनीज्म होगा। घेंघा रोग तो समझ ही चुके हैं आप कि गले में क्या होता है, गले में बढ़ जाता है जो हमारा थायरक्सिन जो है वो बढ़ जाता है, तो क्या होता है, गोइटर रोग हो जाता है। यह रोग ज़्यादातर कब होता है, तो यह रोग ज़्यादातर गर्भावस्था में होता है, क्योंकि गर्भावस्था में आयोडीन की जो मांग होती है, डिमांड होती है, बढ़ जाती है। जब भोजन द्वारा आयोडीन की पूर्ति नहीं हो पाती है, तो दैनिक क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए थायरोक्सिन जो थायराइड ग्लैंड है, जो ना थायरक्टिन जो क्या बोलते हैं, ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, वो क्या होता है, बढ़ जाता है, अपना आकार बढ़ा लेता है। और जिसके वजह से क्या होता है, थायराइड जो थायराइड ग्रंथि उसको अधिक कार्य करना पड़ जाता है, जिसकी वजह से वो उसमें स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है, वो बढ़कर गांठ का रूप ले लेता है, और इसी को क्या कहते हैं, गोइटर कहते हैं। ठीक है, गोइटर मैक्सिमम आप देखेंगे कि महिलाओं में होती है, और खासकर जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उनमें होती है। क्यों होती है, क्योंकि हमारे शरीर में थायराइड का जो डिमांड पूरा नहीं होता है, थायराइड जो ग्रंथि है उसका डिमांड पूरा नहीं होता है। तो थायराइड ग्रंथि अपने डेली के जो कार्य हैं उसको करने के लिए वो क्या होता है, फैल जाता है, और फैल जाता है तो एक गांठ के रूप में हमारे गले में बन जाता है। तो इसी को क्या कहते हैं, गोइटर रोग कहते हैं। फिर क्या हो जाता है, आयोडीन की कम से कम जो मात्रा होता है 2% से कम होती है, तभी गोइटर होता है। हमारे शरीर में आयोडीन की मात्रा अगर 2% से कम हो जाती है, हमारे शरीर में 2% से कम होगी, तब क्या हो जाएगा, तब ही ये घेंघा रोग होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, सेकंड क्या रोग होता है, तो क्रिटिनिज्म होता है। यह एक तरह का बौनापन है। यह रोग मैक्सिमम बच्चों में होता है, या उन बच्चों में होता है जिनकी जो मदर होती हैं उनमें जब वो गर्भ में होते हैं, जब बच्चे गर्भ में होते हैं, उनकी माँ के शरीर में आयोडीन की कमी रहती है, तब जो बच्चे पैदा होते हैं उनको क्रिटिनिज्म रोग हो जाता है। इस रोग में बच्चे क्या होते हैं, बौने हो जाते हैं, उनका मानसिक रूप से असंतुलित भी हो सकते हैं। बौने होने के साथ साथ उनका मेंटल जो रहता है ना, स्ट्रेंथ सही नहीं
रह सकता रहता है हो पाएगा। हो सकता है गड़बड़ा जाए तो वो मानसिक रूप से असंतुलित भी हो सकते हैं। त्वचा उनकी सूखी सी दिखती है, मोटी दिखती है और जीभ ऐसा लगता है जैसे कि जीभ में स्वेलिंग हो रखा है, बाल रूखे सूखे बेजान से होते हैं। तो किटनिज्म रोग ये बच्चों में होता है और उन बच्चों में होता है जिनकी जो मदर होती है, जब वो गर्भ में होते हैं तो उनकी माँ के आहार में आयोडीन की कमी होती है। ठीक है, इसकी वजह से बच्चे बौने हो जाते हैं, मानसिक जो संतुलन उनका बिगड़ जाता है, उनकी त्वचा सूखी रूखी दिखती है। ठीक है, जीभ फूले फूले दिखते हैं, बाल रूखे सूखे बेजान से दिखते हैं। तो ये दो प्रकार के रोग हैं। जो घेंघा रोग है मैक्सिमम महिलाओं में होता है, किटनिज्म रोग बच्चों में होता है। ठीक है, उसके बाद एक और डिजीज है क्या कहते हैं उसको, मायोसोडीमा रोग कहते हैं। मायोसोडीमा रोग कहते हैं, यह रोग एक्चुअली यह एडल्ट में होता है। ये आयोडीन की कमी से यह एडल्ट में होने वाला रोग है, जिसे उनको इसमें सिम्टम्स होते हैं कि एडल्ट जो उनको बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होगा, अच्छा खाना भी खाएंगे फिर भी उनको थकावट महसूस होगा, शरीर में स्वेलिंग रहेगी, सूजा सूजा महसूस होगा, तो त्वचा क्या रूखी सूखी सी बेजान सी नज़र आते हैं। तो यह मायोसोडीमा एडल्ट में होता है, किडनिज्म बच्चों में होता है और घेंघा रोग मैक्सिमम महिलाओं में देखा जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आयोडीन प्राप्ति के क्या स्रोत हैं। तो आयोडीन मोस्टली जो समुद्री मछली है, समुद्री घास है उसमें, और समुद्री जो नमक है उसमें आयोडीन पाया जाता है। ठीक है, समुद्री मछली, समुद्री घास, आयोडीन युक्त नमक, प्याज, इसके क्या है उत्तम स्रोत हैं, सर्वोत्तम स्रोत हैं। ठीक है, और मांस, मछली, अंडा, दूध इत्यादि में भी आयोडीन पाया जाता है। अब हम देख लेते हैं फ्लोरीन के बारे में कि फ्लोरीन क्या करता है। देखिए, फ्लोरीन की जैसे जनरली फ्लोरीन की कमी हमारे शरीर में नहीं होती है। फ्लोरीन की कमी कब होगी, जब हम जो पानी पी रहे हैं, जिस स्थान पर भी रहते हैं, जो पानी हम पी रहे हैं उसमें फ्लोरीन की मात्रा 1 ppm से अगर कम पाई जाएगी तभी फ्लोरीन की कमी देखी जाती है, अन्यथा फ्लोरीन की कमी नहीं होती है। फ्लोरीन किसके लिए ज़रूरत है, अगर फ्लोरीन की कमी होती है तो दांतें झरने लगते हैं, फ्लोरोसिस हो जाता है। फ्लोरीन की उचित मात्रा दांतों के लिए आवश्यक है। फ्लोरीन हमारे दांतों के स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक है। ठीक है, अगर फ्लोरीन नहीं रहेगी तो फ्लोरीन की कमी होगी तो दांतें पीले पीले से हो जाएंगे, झड़ने लगेंगे, टूटने लगेंगे, है ना। तो दांतों के स्वास्थ्य के लिए फ्लोरीन आवश्यक होता है। ओके, अब हम कोबाल्ट के बारे में देख लेते हैं। कोबाल्ट क्या है, देखिए, कोबाल्ट यकृत, गुर्दे और ऊतकों में रहता है। यकृत लिवर, गुर्दे किडनी और ऊतकों यानी कि टिश्यूज में रहता है। अधिकांश भाग ये विटामिन B12 में पाया जाता है। मोस्टली ये विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, इसीलिए तो उसको साइनोकोबालामीन भी कहते हैं। जब हमने विटामिन B12 पढ़ा था तो हमने कहा था ना, साइनोकोबालामीन कहते हैं, कोबालामीन कहते हैं, इसके जो अन्य नाम हमने बताया था विटामिन B12 के। तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। और ये क्या कार्य करता है कोबाल्ट, तो रेड ब्लड सेल के संश्लेषण के लिए आवश्यक है, यानी कि हेमोग्लोबिन में भी पाया जाता है। ठीक है, उसी के वजह कोबाल्ट के वजह से ही तो हमारे जो रक्त का जो है ना कलर थोड़ा सा चमकीला होता है, लोहे के अवशोषण में सहायक होता है, हेमोग्लोबिन का निर्माण करता है और विटामिन B12 का संश्लेषण तो करता ही है। तो ये कोबाल्ट के कार्य हैं। तो इस प्रकार हमारा जो गौण खनिज तत्व हैं, वो जो मेजर है, गौण में भी जो मेजर है, मुख्य हैं, उसकी चर्चा हम लोगों ने करी। बाकी जो बहुत सारे खनिज तत्व हैं जिनकी बहुत ही अल्प मात्रा में ज़रूरत होती है, जिनकी कमी जनरली नहीं पाई जाती है और उनसे कोई रोग क्या होता है अभी तक डिडक्ट नहीं हुआ, अभी तक पहचाना नहीं गया है कि उनसे भी कोई रोग होता है, क्योंकि उनकी बहुत ही अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। वो विभिन्न भोज्य पदार्थों से हमें उनकी वो मात्रा प्राप्त हो जाती है। तो ये आपका आज का वीडियो लेके आपका मिनरल्स कंप्लीट हो गया। मिनरल्स के बारे में सारी जो भी इंफॉर्मेशन थी, जो भी जानकारी थी, मैंने आपको दे दी। और आई होप आप तीनों वीडियो देखेंगे तो आपको मिनरल्स के बारे में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगर फिर भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आज के क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।